देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 खंड बी, यानी हम लोग इसको पढ़ते हैं खंड 43 खंड बी, यानी 43 के बी किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया, आर्टिकल नंबर 1। और वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में बताया गया 2 और 3 में बहुत ही थोड़ा सा का डिफरेंट है, यानी थोड़ा सा का अंतर है। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया नए राज्यों का निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण करना है। तो जैसे में नामों सीमाओं में परिवर्तन, यानी नाम चेंज करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। या नए राज्यों का निर्माण करना, यानी एक राज्य मान लीजिए क्या है पहले से, उससे अलग एक नए राज्य का निर्माण करना है, यानी अलग करके। तो नए राज्य का अलग करके निर्माण करना, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जो हम लोग ऊपर देखें वो किस भाग में, भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो क्या बताता है, नागरिकता। और भाग कितना में, 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। उसके बाद आता है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और भाग पूछेगा तो भाग 3। तो अब शुरू होता है इंपॉर्टेंस आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर विभेद पर निषेध, यानी भेदभाव आपको नहीं करना है, किसी भी जाति धर्म या मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 16 में बताया गया अवसर की समानता। जो ये सब जो अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यानी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। और इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये सब जो अनुच्छेद है एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसआई का एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, यानी आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे पूछा जाएगा। इस पे लिखा नहीं है कि आपको रेलवे में पूछा जाएगा, बिहार एसआई में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत का अंत, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी जो भी आपको उपाधि दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 19, यानी आप कहीं भी आप सभा बुला सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। आप भाषण दे सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। ये मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया जहां भी अनुच्छेद 21 के ए में, यानी जो खंड जुड़ा रहेगा, इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, यानी 21 के जो ए जोड़ा गया है, ये इसका कहने का मतलब इसमें संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार, यानी अगर आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें क्या शामिल है, शिक्षा का अधिकार। संविधान कौन सा था संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। और संविधान में संशोधन किया जाता है
किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा। संविधान में जो हम लोग संशोधन करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद नंबर 368। इसको लिए कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं साउथ अफ्रीका से इसको लिए हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू एजुकेशन। आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का था? 2009 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था। लागू कब से हुआ? 2010 से, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है कब का था? 2009 का। लागू कब से हुआ? 2010 से। और एक है RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005। इसको भी लिख लीजिए या आप कन्फ्यूजन कर जाइएगा दोनों में। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005। और यहाँ पे अगर सिर्फ हम लोग कर देंगे ई तो चेंज हो जाएगा आंसर, यानी RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कब का था? 2009। तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम कारखानों में बालकों पर प्रतिबंध। तो यहाँ हम कट कर दे रहे, यानी 14 वर्ष से कम के बालकों को आपको कारखानों में नहीं लगाना है। इस पे क्या प्रतिबंध है? निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। उसमें ये बताया गया कहीं भी शिक्षण संस्थान यानी आप खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। यह किस में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 30 में। यानी 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। जब हम लोग 50 ऊपर करेंगे तो हम सारा कवर कर लेंगे अनुच्छेद, यानी 3 से 4 वीडियो में हम सारा अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। आज हम लोग कहाँ तक करेंगे? 1 से लेकर 50 तक। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करेगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोले कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एक नोट करके, देखिए हम आपको आगे लिखा दे रहे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DPSP। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेकर 51 तक। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DPSP। अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43 के ए सहकारी समिति। अनुच्छेद 43 के ए में क्या बताया गया? सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है? सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, अधिकार करें शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। यानी आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा संबंधित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45। यानी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। और यहाँ पे लिख लीजिएगा DPSP जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 से लेकर
51 तक, और भाग पूछेगा तो भाग क्या हो जाएगा 4। भाग पूछेगा तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लीजिएगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से 51 भाग 4, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं DPSP। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब हम लोग चलते प्रश्न पे। प्रश्न है संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी डॉट से संबंधित है। तो 43 के बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति। ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे हम आपको बताया सहकारी समिति। देखिए 43 के ए लिखा गया यहाँ पे इसको बी करिए, 43 के बी, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 43 के बी, 43 के बी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF। वहाँ से भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और आज का क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और आज का जो वीडियो है थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, ज़्यादा देर का वीडियो हो सकता है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आज के क्लास से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, यानी आज के क्लास से एग्जाम में पूछा जाएगा। और सबसे पहले आप अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रख लें, और जो भी आपको नोट कराया जाता है उसको नोट आपको करते जाना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यानी भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसको देखने से पहले सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अधिनियम, यहाँ क्या लिखा गया? महत्वपूर्ण अधिनियम। तो महत्वपूर्ण अधिनियम में क्या क्या आएगा उसको आप देखिए। पहला जो बनेगा प्रश्न कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद आता है टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973 में, 1973। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, 1 अप्रैल 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब का था? 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया गया। तो इसका आंसर आप कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में यहाँ पे लिख लीजिएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005, 2005। नेक्स्ट है एलिफेंट एक्ट।
एलिफेंट एक्ट 1992, और 1992 में एक और अधिनियम बताया जो क्या था, सेबी अधिनियम। दोनों कब का, 1992। एलिफेंट एक्ट, सेबी अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा एलिफेंट एक्ट 1992, सेबी अधिनियम 1992। नेक्स्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे हिंदी में आप लिखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम कब का था, 2009। 2009। लागू कब से हुआ, 2010 से। लागू 2010 से। अगर अधिनियम पूछेगा शिक्षा का अधिकार, अधिनियम कब का था, 2009। लागू कब से हुआ, 2010 से। और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में कब शामिल किया गया, मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अधिकार को, यानी शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और अनुच्छेद 21 के ए में। और मूल कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया। कौन सा संशोधन था, तो संशोधन सेम था। यानी शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछता कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन। कब हुआ, 2002 में। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा 1999, सॉरी 2019, 1999 बोल दिया अभी ना, नोट कर लीजिएगा, 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ, 2020 से। छोटा डेट 22 जुलाई 2020 से लागू हुआ। महामारी रोग अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस चल रहा है तो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। महामारी रोग एक्ट, महामारी रोग अधिनियम कब का, 1897। 1897। तो ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न पे। प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या बोल रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, देखिए यहाँ पे हम आपको बताया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, 1986। 1986। टाइगर प्रोजेक्ट 1973, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। वन्य जीव अधिनियम 1972। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सेबी एक्ट 1992, एलिफेंट एक्ट 1992, आपदा प्रबंधन एक्ट 2019 लागू कब से हुआ, 2020 से। आपदा प्रबंधन देखिए आपदा प्रबंधन 2019 का नहीं था, वो उपभोक्ता अधिनियम था। फिर से आप ध्यान से सुनिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2002, उपभोक्ता अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ, 2010 से। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005। शिक्षा का अधिकार जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, यानी RTE अधिनियम कब का था, 2009। लागू कब से हुआ, 2010 से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम था। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है जो क्या है, महामारी रोग अधिनियम कब का था, 1897। नेक्स्ट प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। मकर बिलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर में, और स्थित कहाँ, केरल में। मकर बिलक्कू, आप इसको याद रखिएगा, मकर बिलक्कू किससे संबंधित है, यानी कहाँ मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर में। और सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। महाराष्ट्र में कौन सा मनाया जाता है, महाराष्ट्र तमाशा लावनी, ये दोनों कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। यक्षगान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। ओणम, मोहिनीअट्टम,
ये सब दोनों कहाँ माना जाता है? केरल में। कथकली केरल, कथकली केरल, और कथक पूछेगा तो उत्तर भारत। भरतनाट्यम तमिलनाडु। पंडवानी छत्तीसगढ़, और पंडवानी छत्तीसगढ़ आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? पंडवानी, और ये कहाँ का? छत्तीसगढ़। रॉक पूछेगा जम्मू कश्मीर, बिहू पूछेगा असम। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? नाम क्या? सीपीयू, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मॉनिटर, जिस पे हम लोग कंटेंट को देखते हैं, जो आपका स्क्रीन होता है, डिस्प्ले स्क्रीन होता है, उसी को हम मॉनिटर बोलते हैं। हार्ड डिस्क, जिसको हम लोग छू सकते हैं। रोम, तो रोम आपको बताना कि प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जो आपको बताया गया है बार बार उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको याद कराना और आपका दायित्व क्या बनता है? याद करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? यानी किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? निर्वात का मतलब ही होता है ध्वनि नहीं, मतलब वहां ध्वनि नहीं है। निर्वात का मतलब क्या होता है? ध्वनि नहीं है। तो निर्वात का मतलब ध्वनि नहीं है, तो ध्वनि नहीं जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस्पात, दूध, वायु, तो सबसे ज्यादा ध्वनि तेज कहाँ चलती है? ठोस में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 7 राज्यों का एक समूह है पूर्वोत्तर भारत में। तो सबसे पहले आप मैप को देखिए, तो हम यहाँ बताए थे कि आपको इसमें ध्यान ये देना है, क्योंकि सिक्किम से आप कन्फ्यूज कर सकते हैं। कन्फ्यूजिया, आप समझते हैं ना कन्फ्यूजिया। तो सिक्किम देखिए यहाँ पे है, देखिए ये आपका सिक्किम रहा। सिक्किम में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? कंचनजंगा, और कंचनजंगा यूनेस्को में शामिल है विश्व का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल। विश्व का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल कौन सा है? कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपसे कि भारत के सबसे ऊंची चोटी, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2। अगर प्रश्न पूछेगा भारत के, तो के से क्या होता है? K2। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। दोनों प्रश्न में आपको ध्यान देना है। भारत के सबसे ऊंची चोटी K2, भारत के लगा यानी के से K2, तो भारत के सबसे ऊंची चोटी K2, जो कहाँ स्थित है? काराकोरम दर्रा में। देखिए काराकोरम श्रेणी में यहाँ स्थित है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और भारत में पूछेगा तो कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इतना तो समझ गए होंगे। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो मणिपुर और मिजोरम में कन्फ्यूजिया हो सकता है। कन्फ्यूजिया कहने का मतलब कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो माँ आएगा पहले, उसके बाद आएगा मी। तो पहले आएगा माँ, यानी पहले आएगा मणिपुर, उसके बाद आएगा मिजोरम। पहले क्या आएगा? मणिपुर, उसके बाद आएगा मिजोरम। तो यहाँ से फिर से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे असम, और यहाँ पे आपका त्रिपुरा, अरे मेघालय। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है जो सभी राज्यों के साथ सीमा लगाता है? असम, देखिए असम सभी राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। गारो खासी जयंतिया कहाँ स्थित है? मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। और मेघालय का राजधानी का शिलांग। पूछता है कि शिलांग किस पर्वत पे यानी पहाड़ी पे स्थित है? तो जो गारो खासी जयंतिया जब आप बोलते हैं, गारो खासी जयंतिया, तो लाइन से जब आप बोलिएगा तो जो बीच में कौन आएगा? गारो खासी जयंतिया। तो खासी बीच में है, तो खासी पहाड़ी पे कौन स्थित है? शिलांग। इतना प्रश्न बन गया। तो 7 सिस्टर राज्य में कौन कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये सिक्किम नहीं आता है, ये आपको ध्यान देना। सिक्किम नहीं आता है, नहीं तो वेस्ट बंगाल। प्रश्न पे चलते हैं कि क्या है प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? त्रिपुरा है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, सिक्किम है, नहीं है।
तो सिक्किम ही ऑप्शन में देगा, क्योंकि सिक्किम आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? क्षय रोग, टाइफाइड, हैजा। ये सभी किससे होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु। तो जीवाणु से जब ये सब तीनों होता है तो किससे होता है? चेचक। विषाणु से। विषाणु, विषाणु बोले तो वायरस। वायरस को इंग्लिश में बोलते हैं, सीबीएसई वाला इसको क्या बोलता है? वायरस। और जीवाणु को सीबीएसई वाला क्या बोलेगा? बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, चेचक बोले तो वायरस। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो नहीं वाला पे आपको खासा ध्यान देना है, नहीं वाला पे आपको केयरफुल्ली ध्यान देना कि नहीं, और लास्ट में पूछेगा नहीं। शुरू से प्रश्न बोलेगा सब ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या बोल देता है जाके? नहीं। तो लास्ट में प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं। तो नहीं पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले आप इसका सदस्य का नाम देख लीजिए, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, 1 मिनट, देखिए बिम्स्टेक हो गया। तो बिम्स्टेक देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप बिम्स्टेक में कौन कौन सा देश सदस्य है, तो बिम्स्टेक का सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। तो ये तो जान गए फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। देश में बांग्लादेश आएगा, अभी मैप में भी आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया बोले तो भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, इतना देश आएगा। टोटल देश कितना? 7। देखिए बिम्स्टेक में टोटल देश कितना? 7। तो अगर इसमें अगर आप कंफ्यूजन करिएगा तो इंग्लिश वाला जो लिखा रहेगा उसको आप देखिएगा अक्षर को, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितना अक्षर से बना कितना देश शामिल है? 7 देश। यानी जितना अक्षर से मिलकर बिम्स्टेक बना है उतना ही देश शामिल है। तो इसमें तो कंफ्यूजन आप नहीं करिएगा। अब कंफ्यूज करिए कि कौन कौन सा देश शामिल है। तो भारत के नज़दीकी जो भी देश शामिल है वो अधिकतर शामिल होगा। जिसमें भारत के अगर आप नज़दीक में देखिएगा तो कौन कौन सा आएगा? ये भारत रहा। भारत के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे म्यांमार है। देखिए यहाँ जो इमेज लगाया गया है, म्यांमार आपका हो गया, श्रीलंका हो गया। ये आपका जो इमेज लगाया गया ये आपका इमेज नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत मैप लग गया, तो इससे आप कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। देखिए ये जो मैप है यहाँ पे इसका मैप नहीं है, तो इसको आप कट कर लीजिए। यहाँ पे इधर साइड में क्या है? नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये श्रीलंका सही दे रहा है। बाकी जो है इसमें जो बता दे रहे ये थाईलैंड के लोकेशन देखिए यहाँ पे है, ये म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार का सीमा भारत से लगता है। इंडोनेशिया हो जाएगा, तो इंडोनेशिया तो शामिल नहीं है, तो जो मैप है जो गलत लगा। तो आप इसको याद रखिएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। इसके बाद यहाँ से जब आप इसको पढ़िएगा, रीड करिएगा, तो लिख रहा है नोट्स, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कैसा संगठन है? तो ये कैसा संगठन है? अंतर सरकारीय संगठन। अंतर सरकारीय संगठन, इसको हाईलाइट करिएगा, जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत शामिल है, नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, मालदीव शामिल है? नहीं है। नेपाल, भूटान, भारत शामिल है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरणों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है?
महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? कोल इंडिया शामिल है। भारत में वर्तमान में टोटल कितने महारत्न कंपनी है? 11। नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम पीएफसी। देखिए यहाँ पे जो महारत्न कंपनी है ये आपका 10 रहा सेल, एचपी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, वेल और भारत पेट्रोलियम। इसको आप जरूर याद रखें, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया। और जो नवीनतम है 11वां वो कौन सा है? हाल ही में इस नवीनतम बना है 11वां महारत्न कंपनी, जिसका नाम क्या? पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म क्या होता है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल इंडिया। यानी महारत्न कंपनी कौन सा, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो कोल इंडिया। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला। और शिमला कहाँ स्थित है? एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश। और एचपी का मतलब क्या? भारत पेट्रोलियम नहीं समझ जाइएगा, भारत पेट्रोलियम महारत्न कंपनी है, भारत पेट्रोलियम एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश, शिमला। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ? शिमला। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो मरुस्थल है उसको आप देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मरुस्थल कौन कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट में आपको जो याद रखना है, क्या क्या याद रखना है उसको हम बता रहे हैं। आटाकामा, देखिए यहाँ पे लिख रहा है आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट। तो आटाकामा कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका। कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में आटाकामा। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे पेटागोनिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में। ये आपका हो गया। और एक जो आपको याद रखना, सहारा डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। इतना याद रखिएगा। यानी और एक ई याद रखिएगा, एक 4 नंबर एक 5 नंबर। और जो आपको बता रहे हैं गोबी डेजर्ट यानी गोबी मरुस्थल, तो ये कहाँ स्थित है? एशिया में। हाँ, कालाहारी मरुस्थल एक याद रखिएगा, ये भी कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। तो इतना मरुस्थल आप याद रखिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आटाकामा और पेटागोनिया ये दोनों कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका। ये जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर हम लोग कर लेते हैं। क्या आंसर होगा इसका? गोबी मरुस्थल एशिया में। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी कैवे नंबर के राष्ट्रपति थे? 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 3रे नंबर के राष्ट्रपति थे और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2nd और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1st। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? और इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। मार्स मिशन कब लॉन्च किया? 2013 में। 2013 किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? PSLV C-25 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। किसको? मार्स मिशन को PSLV C-25 के द्वारा। तो कब प्रक्षेपित किया गया? 2013 में। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में पहली बार मानव
चंद्रमा पे गया। कब? 20 जुलाई 1969 को। और 1969 में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ। इतना आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा और बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C11। यहाँ पर नोट करिएगा, PSLV C11। PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया? 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को। यान का नाम क्या था? यान का नाम क्या था? तो अगर आपसे यान का नाम पूछेगा, किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? GSLV MK3M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। GSLV MK3। तो GSLV MK3M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। किसको? चंद्रयान 2 को। और ये कहाँ जाएगा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। कहाँ गया था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। यानी इसको कहाँ भेजा गया था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। लेकिन ये सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी हद तक, ज़्यादातर मतलब हद तक सफल रहा। मतलब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया चंद्रयान 2, लेकिन हम लोग की दृष्टि यानी भारत की दृष्टि से ये सफल रहा। तो भेजा कहाँ गया था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। कब भेजा गया? 22 जुलाई 2019 को। नाम क्या था? GSLV MK3M1 के। GSLV MK3M1 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसमें रोवर और प्रज्ञान यानी रोवर भी था, तो इसको आप याद रखिएगा। रोवर और लैंडर दोनों गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, कल्चर का मतलब क्या होता है? खेती करना। और सेरी का मतलब क्या होता है? रेशम, यानी रेशम की खेती करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन पीसी कल्चर। पीसी कल्चर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। मछली पालन, मछली पालन, मत्स्य। और देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताएं? मधुमक्खी पालन। तो यहाँ पे जो पीसी कल्चर जो नोट किए हैं, इसको देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। पीसी कल्चर, मधुमक्खी पालन क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। देखिए पीसी कल्चर जो हो जाएगा मछली पालन। पीसी कल्चर मत्स्य पालन या मछली पालन। पीसी कल्चर। तो मधुमक्खी पालन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो रेशम की खेती सेरीकल्चर। और पक्षी पालन यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पे नोट करिए, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का पालन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। और मत्स्य पालन पीसीकल्चर। सेरीकल्चर यानी रेशम की खेती, सेरीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। विजया बैंक और देना बैंक को किस में मिलाया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। कब मिलाया गया? 1 अप्रैल 2019 को। ये सारा प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में। और ये किसका अंग है? यूएन का। एकमात्र जो अपवाद है यूएन का अंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और यूएन का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। और यूएन का जितना भी सदस्य सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। देखिए यहाँ पे दिया गया न्यूयॉर्क अमेरिका। वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ और डब्ल्यूबी यानी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जो जिला दर्रा। अगर हम यहाँ पे एक रफ मैप से आपको अगर हम समझाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा एक दर्रा है, एक दर्रा यहाँ पे और एक दर्रा इस साइड है। यहाँ पे ले आए, यहाँ पे श्रीनगर है। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे जो हो जाएगा बुर्जिल्ला दर्रा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। तो बुर्जिल्ला जो जिला दोनों क्या है? आमने सामने। यहाँ पे बुर्जिल्ला और यहाँ पे क्या है? जो जिला। तो दोनों आप याद रखिएगा क्या है? आमने सामने। यानी बुर्जिल्ला के सामने क्या है? जो जिला, और जो जिला के सामने है बुर्जिल्ला दर्रा। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कौन सा दर्रा है? यहाँ पे माइंड से क्लिक कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, हाँ याद आ गया, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। यहाँ पे नोट करिएगा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। तो इतना आप याद रखिएगा। तो ये जो जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा? यहाँ पे लेह और यहाँ पे श्रीनगर। श्रीनगर को लेह से, और श्रीनगर को अगर पाकिस्तानी इस साइड जाना है तो किस दर्रा से होकर जाएंगे? बुर्जिला दर्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो लेह यहाँ पे और श्रीनगर यहाँ पे, तो कौन सा दर्रा जोड़ेगा? जो जिला दर्रा। ऑप्शन नंबर 3। और श्रीनगर और जम्मू को कौन जोड़ेगा? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट दर्रा उसको आप देख लीजिए एक बार। काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल, जो जिला, बनिहाल, ये सभी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। और जो काराकोरम हो जाएगा अब कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। रोहतांग दर्रा, और देखिए यहाँ पे लिख दिया शिव किला दर्रा, और बारालाचा दर्रा, ये तीनों कहाँ स्थित है? यहाँ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा, लेपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये तीनों कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। बोमडिला, यांग यापा दर्रा और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम। थाल घाट, भोर घाट, सेनकोट्टा और पालघाट, ये दोनों कहाँ स्थित है? केरल में। भोर घाट और थाल घाट, ये दोनों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि अरेंज करने के लिए देगा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसको आप सीरियल वाइज याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होगा? थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, सेनकोट्टा, उसके बाद पालघाट दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नामक मार्च शुरू किया, और ये कब शुरू किया गया? 12 मार्च 1930 को। चला कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। टोटल कितने दिनों तक चला? 24। डिस्टेंस पूछेगा 385 किलोमीटर। मील में पूछेगा तो 240 मील। दोनों आप याद रखिएगा। किलोमीटर ना ऑप्शन देके मील में दे देगा तो 240 मील, और किलोमीटर में 385 किलोमीटर। टोटल अनुयायी कितने शामिल थे? 78 सहयोगी। तो इसको आप याद रखिएगा। तो कहाँ से शुरू किया गया था? महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नामक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी जो है गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिला। ये किस जिले में? नवसारी जिला। शुरू कहाँ से किया था? साबरमती से। कहाँ तक? दांडी तक। नेक्स्ट प्रश्न है,
कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? कौन सा कला है? चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपना फीडबैक जरूर दे, यानी आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या क्या सुधार करना चाहिए। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जो आपका फीडबैक रहता है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।